हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? तो अपना चैप्टर 10 चल रहा है ना। और 10वें चैप्टर में बच्चों पिछले वीडियो में आपने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। और प्रतिरोधों का संयोजन मैंने आपको बताया था दो प्रकार का। दो प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन में एक संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे उसके लिए हम एक सूत्र भी स्थापित कर चुके हैं। ठीक है ना, R=R1 + R2 + R3। तो आज हम प्रतिरोधों के दूसरे प्रकार के जो संयोजन होते हैं जिनको समांतर क्रम संयोजन कह सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना बच्चों। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम प्रतिरोधों के संयोजन में। दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है वो है समांतर क्रम, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोल सकते हो आप पार्श्व क्रम। ठीक है ना, संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें हम प्रतिरोध तारों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अगर हम 3 चालक तार ले लेते हैं और तीनों चालक तारों को हम, जैसे ये 3 चालक तार हैं मेरे पास, और इन तीनों चालक तारों को मैंने अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया और इसका जो ये पहला सिरा है इसको एक साथ अटैच कर लिया और इसका दूसरा सिरा है इन सब को एक साथ अटैच कर दिया और इसको परिपथ के एक सिरे से लगा दिया, इसको परिपथ के दूसरे सिरे से लगा दिया, तो ये बन गया बच्चों मेरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको प्रतिरोधों को क्या करना होगा कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करना है और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके उनके पहले सिरों को एक साथ जोड़ लो और दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ लो और परिपथ से कनेक्ट कर दो। ये आपका समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसकी परिभाषा मैं कैसे दे सकता हूँ, परिभाषा को ध्यान से चेक करो। तो देखो बच्चों, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों के प्रथम सिरे एक साथ संयोजित होकर परिपथ के प्रथम सिरे से तथा इन तीनों के दूसरे सिरों को एक साथ संयोजित कर परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो चित्र कैसे बनाऊं मैं। ये मेरे पास पहला चालक तार,
ठीक है ना। एक चालक तार, ये दूसरा चालक तार, और ये बच्चों तीसरा चालक तार। बताओ एक दूसरे के ऊपर हुए कि नहीं हुए, है ना। तीनों चालक तार ले लिए और तीनों चालक तारों को अब मैं जोड़ दूं किससे, परिपथ से। ठीक है ना। परिपथ में मेरे को क्या क्या लेना है, अमीटर, बैटरी, कुंजी। ये संयोजन तार है जिसकी सहायता से परिपथ कंप्लीट होता है। ये कुंजी, ये बैटरी, और यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3। तो बच्चों ये हो गया समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। अब देखो प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों के प्रथम सिरे एक साथ संयोजित होकर परिपथ के पहले सिरे से लगा दिए, और इन तीनों के दूसरे सिरों को भी एक साथ संयोजित करके परिपथ के दूसरे सिरे से लगा दिया। ठीक है ना। तो ये जो बनेगा सिस्टम, इसको ही क्या बोलेंगे हम, समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों समांतर क्रम संयोजन को आप लोग परिभाषा को नोट करो, और इस क्रम में हम जब चालक तारों को जोड़ देते हैं तो उनका हम तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र स्थापित मैं करता हूं आपके लिए। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो देखते हैं, सिद्ध करो कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सिद्ध करवाया जा सकता है, और इसको बोलते हैं बच्चों हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है ना। और ये हमको सिद्ध करना है, ये सूत्र। ठीक है भाई। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूं यहां पर, समांतर क्रम में तुल्य, तुल्य का मतलब बता ही दिया मैंने, टोटल, कुल तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बच्चों चित्र बनाओ। चित्र बना रहे हैं हम। ठीक है। चलो ने ठीक से बनाओ है, सही नहीं बन रहा है। आप इस तरह से 3 तार बना लो। एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना। और तीनों तारों को अटैच करता हूं। और इसको अब परिपथ से जोड़ता हूं, है ना। परिपथ में यहीं पर आप लोग क्या बना दो, अमीटर। ये बैटरी, कुंजी, ठीक है ना, प्लस माइनस, यहाँ पर बैटरी लिख देता हूँ, यहाँ पर कुंजी लिख देता हूँ। और यहाँ से विद्युत धारा जा रही है और यहाँ से विद्युत धारा वापस आ रही है घूम के सर्किट में। ये प्रतिरोध हो गया R1 और ये प्रतिरोध हो गया R2 और ये हो गया R3। इन सब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब देखो
प्रतिरोध R1 में तो विद्युत धारा जा रही है I1, प्रतिरोध R2 में विद्युत धारा जा रही है I2 और प्रतिरोध R3 में जा रही है I3। और यहाँ पर बच्चों जो विभवांतर है वो टोटल क्या है V, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चित्र बन गया किसका, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में एक चीज़ का ध्यान रखिए भाई, यहाँ पर किसका मान अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, धारा का मान अलग अलग लिखा है ना। विभवांतर तो समान के काज एक ही लिखे हुए और श्रेणी क्रम में मैंने विभवांतर को अलग अलग लिखे हो और धारा का समान किया था। तो ये बात का स्पष्टीकरण आपको चित्र के नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग तथा उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। ये जो चित्र में दिख रहा है उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। धारा का मान अलग अलग हो गया, विभवांतर का मान समान हो गया। हाँ तो भाई अब देखो, यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 में प्रवाहित धारा R1 की I1, R2 की I2 और R3 की I3 है तथा उत्पन्न विभवांतर V है, तो जो हमने वहाँ पे यूज किया था सिस्टम उसी के हिसाब से नोट कर रहे हैं भाई हम, ठीक है ना। V है तो देखो आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम का सूत्र बताइए। V बराबर IR या I बराबर क्या होगा, जिसका मान अलग अलग है चित्र में उसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। श्रेणी क्रम में विभवांतर का अलग अलग था तो मैंने जो कि त्यों रहने दिया क्योंकि विभवांतर ही तो है ये। अब धारा का करना है मेरे को तो क्या हो जाएगा V/R, ठीक है ना। अब देखो भाई इसको समीकरण नंबर में 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ चित्र में, प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है आपको इस ओम के नियम के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रथम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ओम के नियम से, है ना। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V = I1/R1। भाई ओम का नियम यही तो कह रहा है, धारा का मान कितना है I1 और R कौन सा है R1। तो पहले प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ तो इनको ही तो लिखूंगा मैं। अब यहाँ से मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, धारा निकलवा रहा है ना, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1। समीकरण नंबर 2 डाल दो। द्वितीय प्रतिरोध में धारा, दूसरे तार की धारा निकालनी है। ठीक है ना। तो दूसरे की क्या आ जाएगी, V = क्या आ जाएगी I2/R2, वही ओम के नियम के अनुसार I2/R2 या
I2 का मान क्या आ जाएगा, V/R2। समीकरण नंबर 3 रख दो। ठीक है। अब तृतीय प्रतिरोध की धारा निकालो। वही ओम के नियम के अनुसार क्या आ जाएगा, I3R3 या I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। समीकरण नंबर 4 डाल दो। ठीक है भाई, तीनों तारों की अलग अलग धारा निकाल दी ना, जैसे चित्र में दिख रहा है ठीक उसी की तरह से निकाल दी। अब देखो चित्र पे ध्यान दो, यहाँ पे आपने टोटल धारा कितनी भेजी, I, यहाँ पर तीनों में बट गई ना, लेकिन जब बाहर निकली तो कितनी निकली, I, यानी कि यहाँ से जितनी आपने इनको तीनों को दी थी उतनी ही बाहर निकली। तो कुल धारा का मान क्या मान सकते हैं, I, और I के बराबर इन तीनों ने हम जोड़ सकें तो यहाँ लिखेंगे यदि कुल धारा I है तो, दिख रहा है कि नीचे से, कुल धारा I है तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 5 डाल दो भैया। ठीक है, 5 डाल दियो। अब देखो भाई साहब, समीकरण 5 में 1 2 3 नहीं, 1 2 3 से नहीं, 2 3 4 से I1 I2 I3 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 5 नोट कर दूं पहले मैं। अब देखो 5 में थे I1 I2 I3 के मान लाओ, 2 3 4 थे, तो I1 को मान कितने का आगो, V/R1, I2 को V/R2 और V/R3। ठीक है ना, ये मान आगो। अब बेटा या में ते का कॉमन ले सके हम, या I बराबर क्या V कॉमन ले लूँ मैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचे को ना बचेगो। ठीक है ना। समीकरण नंबर 6। अब देखो भाई साहब, समीकरण 6 में समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 चेक करो, V का मान नहीं I का मान, क्या रखेंगे, I का मान। देखो समीकरण नंबर 1, I बराबर का है V/R, तो ये वाली जो I है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अब, V/R इक्वल टू V मल्टीप्लाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो V ते V काट दो, क्या बचा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। आ गया का सूत्र नहीं आया बताओ, यही तो है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यही तो है भाई, इसको ही तो सिद्ध करवा रहे थे। अब देखो कई बार क्या आपको ये हो सकता है RP लिखे हो मिल जाए इस तरह से RP, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। RP का मतलब P मीन्स होता है पैरेलल, अंग्रेजी में बोलते हैं समांतर क्रम को पैरेलल। ठीक है ना, तो RP लिख देते हैं कई बार। यह समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का
सूत्र है, इति सिद्धम, यही सिद्ध हुआ है। अब देखो इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, आर एस आ जाए तो वो क्या है, श्रेणी क्रम को, ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध। और अगर 1/R P आ जाए तो वो क्या है, समांतर क्रम को, ठीक है ना। RP और RS ये लिखे मिल सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और तुम लोग RS RP ना भी लिखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका सूत्र तो ये आ गया, इस तरह से भी आप सूत्र को लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप लोग ढंग से चेक कर लो, आराम से, और समझ के देखो यार आपको कैसा लगा है। बिल्कुल चित्र के अनुसार चल रहे हैं हम, चित्र के अनुसार जैसा चित्र में हमको दिख रहा है कि भाई इस संयोजन के अंदर हर प्रतिरोध की धारा का मान तो अलग अलग है, ठीक है ना, और विभवांतर का मान कैसा है, समान है। तो मैंने वही तो लिखा है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग और उत्पन्न विभवांतर का मान कैसा होता है, समान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने प्रतिरोधों को माना था R1 R2 R3, और इसके लिए धारा का मान माना था I1 I2 I3, और विभवांतर को माना था V। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, यदि प्रतिरोध R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है और उत्पन्न विभवांतर V है, तो अब मेरे को लगाना है ओम का नियम। तो ओम का नियम का सूत्र हमको याद होना चाहिए, V बराबर IR। अब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि परिपथ के अंदर जिस राशि का मान अलग अलग होता है उसी राशि का मान हमको ज्ञात करना होता है। जैसे श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग था तो वहाँ पर आपने V का मान ज्ञात किया था। यहाँ पर अगर धारा का मान अलग अलग है तो I का मान ज्ञात करोगे, धारा का ज्ञात करोगे। तो ओम के नियम में से मैंने धारा का मान निकाल लिया, I का क्या आ गया, V/R। इसी के अनुसार अब मैं सभी तीनों तारों के अंदर धारा का मान निकालूंगा, ठीक है ना। तो प्रथम प्रतिरोध में धारा ओम के नियम से V बराबर I1 R1 हो सकता है, तो I1 का मान क्या आ जाएगा, V/R1, दूसरे में V/R2, तीसरे में V/R3। अब यहाँ पर आपने टोटल धारा जो इसके अंदर एंट्री कराई थी वो कितनी थी, I, और जब बाहर निकली तो कितनी निकली, I, यानी कि कुल धारा कितनी हो सकती है, I, और I के बराबर इन सबको जोड़ सकते हैं ना, हम जोड़ सकते हैं ना। तो कुल धारा को I मान लिया, इसलिए I बराबर क्या बन गया, I1 + I2 + I3, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 5 डाल दिया। अब इस समीकरण में 5 में हम मान रख रहे हैं I1 I2 I3 के, जो हमने 2 3 4 समीकरण में निकाले थे, वो सारे मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे रखने के बाद देखो इसमें से V को कॉमन ले लिया है, V कॉमन आ गया तो ये राशि मेरे पास बच गई है ना। इसको समीकरण नंबर 6 डाल दिया। अब ये वाली जो धारा का मान यहाँ I दे रखा है, इसका मान मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो I बराबर V/R है, तो इस I की जगह पर V/R को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो V/R बराबर ये राशि लिख दी, तो V से V कट गया, तो हमारे पास जो सूत्र बचा है वो क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से आपके पास ये बचा है, ठीक है ना। तो ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हम स्थापित कर चुके हैं। अगर ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स करके बताना। क्लियर है ना, आराम से ढंग से इसको उतारो, नोट करो। अब देखो दोनों क्रम अपने तुमने पढ़ लिए है ना, समांतर क्रम भी पढ़ लिया और श्रेणी क्रम भी पढ़ लिया। अब देखो बेटा चेक करते हैं हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर है। तो इधर लिख देता हूं मैं श्रेणी क्रम, अंतर चेक कर रहे हैं हम, और इधर लिख देता हूं मैं समांतर क्रम, ठीक है ना। दोनों में क्या अंतर हो सकता है। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान अलग अलग था। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य
विभवांतर अलग अलग होता है। अलग अलग था कि नहीं था बताओ, ठीक है ना। और इसके अंदर सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। इनके अंदर कैसा होता है, समान होता है। इसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। धारा का मान कैसा होता है, समान। और इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है। धारा का मान कैसा होता है बच्चों, अलग अलग, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है, यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा लगता है इसमें। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर 3 अंतर लिख दिए, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पर क्या पड़ेगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विद्युत युक्तियों को आपस में जोड़ा जाता है, तो बच्चों आपके घर में कौन सा क्रम उपयोग में लिया जाता है। तो आपके घर में जो विद्युत परिपथ बनाया है उसमें समांतर क्रम संयोजन उपयोग में किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन में आपके घर में विद्युत परिपथ के अंदर सभी विद्युत युक्तियाँ जोड़ी जाती हैं। और समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने का लाभ क्या होता है भाई, घरों का जो विद्युत संयोजन है उसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ा, उसका क्या लाभ है। उसका लाभ है, ध्यान से सुन के लिखना मेरी बात को। समांतर क्रम में विद्युत युक्तियों को जोड़ने का लाभ, नंबर 1, इस क्रम में जुड़ी विद्युत युक्तियों को लगातार रूप से समान वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। दोबारा से सुनो, समांतर क्रम में जुड़ी सभी विद्युत युक्तियों को लगातार समान वोल्टता की धारा प्राप्त होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक कमरा में जोड़ते लाइट आ रही हो, दूसरे में डिम आ गई हो। जैसी एक कमरा में आ रही है वैसी सवरे कमरा में आवेगी, ठीक है ना। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ होता है कि एक परिपथ में आई खराबी का असर दूसरे परिपथ पर नहीं पड़ता है। एक परिपथ की खराबी को मतलब रे कि अगर एक कमरा की लाइट खराब है गई तो आपकी ये नहीं है कि पूरे घर की लाइट खराब है गई। तो जिस कमरे का परिपथ जला है या जिस कमरे के विद्युत परिपथ में खराबी आई है, केवल उसी कमरे की लाइट बंद हो सकती है, बाकी पूरे घर की लाइट जलती रहेगी। तो समांतर क्रम में जोड़ने के 2 बहुत महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसके कारण हम हमारे घरों में जो विद्युत संयोजन होता है उसको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना।
अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, ओके।